प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज है शनिवार और पिछली जन्म कुंडली के लग्न और ना ही नवमांस और ना दशमांस, क्योंकि ये पहले से ही नौकरी में है और नौकरी अच्छी भी चल रही है, पर इनके साथ जो समस्या है वो मन की समस्या है। तो उनके चंद्र कुंडली का अध्ययन करेंगे। आइए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक बन के रहिएगा, साक्षी बन के रहिए इस कार्यक्रम के। मैंने इनसे आज बात की, इन्होंने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया है, इनके पिताजी ने, और बड़े खुश थे ये कार्यक्रम देख करके। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी लाग लपेट के, और मन को पढ़ते हैं कि व्यक्ति का मन कैसा है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं ना जाइएगा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले बता दूं, इनकी कुंडली में कोई भी ग्रह चलित चक्र में बदल नहीं रहे हैं, इसीलिए मैंने कल उसका जिक्र नहीं किया था। आइए आपको आज इनकी कुंडली के चंद्र कुंडली पे सबसे पहले सीधी सी चर्चा कर देता हूं। व्यक्ति की कुंडली में नवांश जहां उसके ग्रहों की स्थितियों को लग्न से ज़्यादा पुष्ट करता हुआ दिखाई देता है या कमज़ोर करता हुआ दिखाई देता है, ठीक उसी तरीके से दशमांश कुंडली में व्यक्ति के कैरियर आदि और कर्म क्षेत्र का प्रभाव और कर्म का आकलन किया जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर व्यक्ति के मन मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या बनती है तो उसके लिए चंद्र कुंडली की सहायता ली जाती है। चंद्र कुंडली बनाने के लिए किसी विशेष प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, उसमें सिर्फ इतना ही करना होता है कि जैसे लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं उसको केंद्र में रख दीजिए। मतलब लग्न में 3 नंबर लिख दीजिए और चंद्रमा जहां बैठे हैं, 3 नंबर नहीं, मतलब चंद्रमा जहां बैठे हैं उसको लग्न में रख दीजिए। बाकी के ग्रह यथावत जैसे हैं, जैसे चंद्रमा के आगे 4 नंबर में राहु, चंद्रमा के आगे 4 नंबर में राहु, शुक्र 8 नंबर में बैठे हैं। अब इसके आधार पर जैसे जैसे ग्रह बैठे हैं उनको बस घुमा देना है, बन जाती है चंद्र कुंडली। प्रत्येक प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, सूर्य कुंडली भी बनती है। सूर्य कुंडली में जहां पे भी सूर्य बैठे हों उसको केंद्र में कर दीजिए, बाकी सारे ग्रह यथावत घूम जाएंगे। बस वो सूर्य कुंडली जहां पे व्यक्ति के आत्मा की बात करनी हो वहां सूर्य कुंडली बनाई जाती है, जहां पे व्यक्ति के मन मस्तिष्क को पढ़ना हो। जैसे इन्होंने ये बात बताई कि इन्हें एनेक्जाइटी है, एनेक्जाइटी ही बोलते हैं, एंजाइटी पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, उनको समस्या है इस चीज़ की। तो उसके लिए हमें 2 ग्रहों को मुख्यतया देखना होगा। अगर व्यक्ति क्रोध से युक्त है तो उसमें मंगल को भी शामिल कर लेंगे। अगर व्यक्ति के पास चिंता और उग्रता, व्यग्रता और मन के असंतुलित होने का खतरा या भय है तो निश्चित रूप से उसके लिए सूर्य और चंद्रमा को देखना होगा। तो आइए, लग्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के बारे में मैंने चर्चा करी थी कि ये अति मित्र के हैं, अवस्थागत वो कुमार हैं। नवांश कुंडली में वो सूर्य आपकी कुंडली में केतु के साथ जा रहे हैं। यहां मतलब राहु का प्रभाव सूर्य पे अगर होता है और वो लग्न का अधिपति नवांश में बनेगा, लग्न का अधिपति बन करके जा करके लाभ भाव में बैठेगा, पर केतु और राहु से प्रभावित होगा तो अपने आप को प्रभावित करेगा और बुरे तौरों पे व्यक्ति को निश्चित रूप से थोड़ा इंपैक्ट, उसका गलत इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी बात जो कि यहां बनती है कि लग्न कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं, वो व्यक्ति को विचारों से मारते रहते हैं। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। स्वभाव का भाव कौन सा है? दूसरा भाव। स्वभाव का भाव लग्न भी है, पर दूसरे भाव से भी स्वभाव का विचार किया जाता है। और वहां पे देखिए तो किसकी दृष्टि है? चंद्रमा की। चंद्रमा वस्तुतः अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति के मन को, हृदय को, इमोशन को, क्रोध को और भयानक चिंता आदि देने वाले ग्रह बन जाते हैं। इनकी कुंडली के द्वितीय भाव में भयंकर जो है वो हेडेक देते हैं सूर्य, और नेत्रों में परेशानी और सर का दर्द भी मिलता रहता है। इसकी स्थिति को समझिए। अब चंद्र कुंडली में अगर मैंने चंद्र कुंडली बनाई तो लग्न में चंद्रमा बैठे, उनके अगले ही भाव में राहु बैठा द्वितीय भाव में, यहां पे सूर्य बैठ करके इस भाव को निम्न कर रहे थे, जहां व्यक्ति को हेडेक देते थे, समस्या देते थे, परेशानी, मानसिक कष्ट देते थे। यहां पे वो काम राहु कर रहे हैं।
और राहु की दृष्टि मंगल पे जब हो जाती है तो भयंकर उग्रता दे देते हैं। और खास करके जब आप चंद्र कुंडली बना रहे हो तो चंद्र कुंडली में मंगल कहां जा रहे हैं? अष्टम भाव में। मंगल अष्टम में जा रहे हैं। तो अब जरा विचार करिए को अष्टम भावस्थ मंगल, और वो भी उच्च का, और साथ ही साथ राहु से दृष्ट, और वो होता है रोग भाव, जहां पे केतु ऐसी समस्या देते हैं। व्यक्ति सामने से बिल्कुल ठीक दिखता है पर मन से बड़ा कमजोर होता है। तो ये स्थिति कुंडली में बन रही है। लग्न में चंद्रमा मिथुन के बैठे हैं, जहां का अधिपति होता है बुध, वो द्वितीय सप्तम भाव में जा रहा है। सूर्य और बुध दोनों यहां सप्तम भाव में जा रहे हैं, जो मानसिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने की स्थितियों में ले जाते हैं। एक बात बताऊं, तो अब जरा गौर करिए कि शनि और चंद्रमा की स्थिति क्या है। शनि यहां गुरु के साथ बैठे हैं बुध की राशि में, और बुध की स्थिति जाकर के देखिए अपने भाव से चौथे गया है। ये ठीक नहीं होगा, थोड़ा कमजोर होगा मन की स्थिति के लिए, और मन के साथ साथ माता के स्वास्थ्य और समस्याओं के लिए भी थोड़ा कमजोर होता है। उसके बाद इस शनि की दृष्टि जो है वो चंद्रमा पे है, 10वीं। यहां भी शनि की दृष्टि पड़ रही थी, यहां भी शनि एकदम जो है वो मूलतया आ रहे हैं। व्यक्ति के मन को अगर समझना होगा तो देख लीजिए कि मानसिक सुख की स्थिति जो है ये मन के सुख का भाव होगा, जहां 6 नंबर लिखा है। यहां पे गुरु बैठे हैं जो कहां के अधिपति होते हैं? मूलतया जाकर के देखिए सप्तम भाव के। ये सप्तम के अधिपति हुए, केंद्र में आ रहे हैं, और यहां पे शनि के साथ बैठे हैं, जो किसके साथ बैठे हैं? जो बैठे हैं जन्म कुंडली के अष्टम के साथ। अष्टम और नवम के अधिपति हुए ना, तो इस वजह से अष्टम का अधिपति केंद्र में आ रहा है, माता के घर में और मानसिक सुख के भाव में आकर के चंद्रमा पे उसकी 10वीं दृष्टि बनती है। इस वजह से व्यक्ति के दिमाग में भय की स्थिति और लगातार चिंता, जिसके कारण सर का दर्द बनने का कारण यहां पे बनता है, यहां से बनता है, और उसके बाद इस राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ने के कारण और अष्टम भाव में मंगल के बैठने के कारण, इस शनि की दृष्टि लग्न में बैठे चंद्रमा के ऊपर पड़ने के कारण, और साथ ही साथ सूर्य जो कि इनकी कुंडली में अवस्थागत थोड़े कमजोर थे, और षडबल में सर्वाधिक कमजोर ग्रहों के रूप में जो ग्रह दिख रहा है वो सूर्य ही है। अब एक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं। दरअसल व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां कमजोर हो जाती हैं तो 2 चीजें सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं। एक हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, और हमारा विचार, हमारा स्वास्थ्य, हमारी माता और हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम। ये सब कहीं ना कहीं मिक्सअप होकर के कमजोर होते हैं, और ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली में अगर बन रही हों तो निश्चित रूप से व्यक्ति को समस्या देती है। इसके लिए विस्तृत अगर बात करूं तो ये स्थिति और भी ज्यादा बढ़ती है कब? जब जब बुध की दशा चलेगी, जब जब थोड़े से गुरु की दशा चलेगी, और बुध की दशा में ये विशेष होता है, ये चीजें बनेंगी। सूर्य की दशा में या बुध में राहु आते हों, बुध में केतु तो आएंगे तो ठीक करेंगे, क्योंकि वस्तुतः वो मंगल के साथ बैठे हैं और मंगलवत होते ही हैं। वो नवमांश में भी वो गुरु के साथ बैठे हैं, तो सूर्य के साथ बैठे हैं, तो वो सूर्य को थोड़ा परेशान करेंगे, पर वहां पे लाभ देने की स्थिति में बनते हैं। इनकी कुंडली में दशाओं में जो ग्रह दशा के क्रम में अच्छे रहेंगे वो गुरु का, शनि की दशा, राहु, केतु, बुध और सूर्य, इनकी दशाएं अच्छी जाएंगी, मतलब मेहनत कराने वाली और लाभ देने वाली बनेंगी। पर बाकी की दशा जैसे मंगल, चंद्रमा और शुक्र की दशा जो होगी वो व्यक्ति को स्मूथ जाने वाली हैं, मतलब सामान्य निकल जाएगी और व्यक्ति को परेशान भी कम करेगी। ये बातें बनती हैं। इनकी कुंडली में अगर बात करता हूं तो संतान भाव की अगर चर्चा करूंगा, थोड़ी सी चर्चा। गुरु की 5वीं दृष्टि है पंचम भाव पे, संतान भाव में, वो पुत्र संतति को देने के योग्य हैं। गुरु और शनि साथ में बैठ जाते हैं ना एक साथ संतान भाव में, लग्न में, इस वजह से संतान में वो मन मुताबिक और इच्छा के अनुरूप संतान देने में विलंब करते हैं। शनि और बुध देख रहे हैं, ये दोनों दरअसल कहीं ना कहीं नपुंसक ग्रह होते हैं। तो शनि भी नपुंसक ग्रह और बुध भी नपुंसक ग्रह। शनि जो होता है वो स्त्रियोचित नपुंसक होता है, और बुध जो होता है वो पुरुषोचित नपुंसक होता है। 2 तरीके के नपुंसक होते हैं ना, तो शनि जो है वो स्त्री का नपुंसक और बुध जो है वो पुरुष का नपुंसक। तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव जब पड़ेगा और गुरु वहां पे रहेंगे तो थोड़ी सी स्थितियां बनती हैं। इस वजह से ही पुरुष संतति की स्थितियों में कई बार विलंब होता है, ये बात बनती है, पर ये सामान्य बात है, इसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है।
संतान भाव में सूर्य और षड्बल में सूर्य कमजोर है। व्यक्ति के अंदर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। स्थिति अच्छी कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो पुरुषोचित कम स्त्रियोचित ज्यादा है। इस वजह से मतलब बीज कुंडली और क्षेत्र कुंडली में अगर हम बात करते हैं तो बीज कुंडली कमजोर साबित हो रही है, क्षेत्र कुंडली मजबूत साबित हो रही है। इस वजह से ही व्यक्ति जो है वो स्त्री संतति का मालिक ज्यादा बनता है, ये बात है। अब आने वाली दशाओं पे चर्चा कर लूं तो बुध के बाद आएंगे केतु। ये अच्छी बात है, घबराने वाली बात नहीं है। बुध की दशा अगले 8 सालों तक रहने वाली है। इनकी कुंडली के आधार पर मन की स्थिति को मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि शनि का प्रभाव, राहु का अगले भाव में बैठना, राहु का मंगल को देखना, ये जबरदस्त क्रोध देते हैं और वो कष्ट देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं ना, इस वजह से ये बातें बनती है। यहां भी चंद्रमा जो कि व्यक्ति को नेचुरली बहुत बैलेंस करता है, नेचुरली व्यक्ति को क्लीन रखता है मानसिक रूप से। और ये समस्याएं दरअसल अगर आप गौर करेंगे तो अमावस्या और पूर्णिमा के निकट जाने के बाद बड़ी बढ़ जाती है। अगर जन्म कुंडली में विष दोष लगा हो ना तो व्यक्ति को बड़ी परेशान करता है मन से। यह समस्या मेरी कुंडली में भी है, मेरे कुंडली में भी विष दोष लगा है। और जब जब अमावस्या के निकट मैं आता हूं या पूर्णिमा के निकट आता हूं, मैं भी मानसिक रूप से परेशान होता हूं, मैं भी चिंता से ग्रसित हो जाता हूं, निगेटिविटी बढ़ जाती है। यह सामान्य सी बात है, तो इससे घबराने वाली कोई विशेष बात नहीं है। जब ऐसी स्थिति होती है तो मैं तो घर से दूर चला जाता हूं, 8-10 किलोमीटर पैदल चला जाता हूं, और फिर उधर से आने के बारे में विचार भी नहीं करता कि कैसे उधर से आऊंगा। ऐसे पैदल धीरे धीरे चलता हुआ फिर वापस आ जाता। तो ये स्थितियां बनती हैं। बहुत भयंकर चंद्रमा जब कमजोर होता है तो ऐसी स्थितियां देता है। तो ये स्थिति है जहां चंद्रमा, इनकी कुंडली में तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी चंद्रमा शुभग्रह बन रहे हैं, तो ये बात है। अब आइए कुछ इसी तरीके से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। कुंडली बहुत अच्छी है, खराब नहीं है और नहीं बुरी है। नवमांस भी बहुत अच्छा बन रहा है। शुंभ का नवमांस, लग्न के अधिपति का जाकर के जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठना, जीवन पर्यंत व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों से लाभ लेता रहेगा या कहीं से भी व्यक्ति अच्छे पदों पे जाकर के काम कर सकता है। कभी भी जीवन में पैसे की स्थितियां कमजोर नहीं होती हैं और व्यक्ति यात्रा करने वाला भी हो सकता है। द्वितीय भाव में नवमांस में 6 नंबर की राशि का बनना यहाँ पे, और यहाँ के अधिपति होते हैं बुध, जाकर के जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। धन भाव का संबंध भाग्य से बन जाए। यहाँ पे भी चंद्रमा का संबंध थोड़ा कमजोर हो रहा था, इस वजह से भी वो कमजोर मन को रखने वाला बनता है। नवमांस में द्वितीय भाव के अधिपति बनते हैं बुध, वो भाग्य में बैठे हैं, व्यक्ति को धार्मिक कृत्य करने वाला, अपने माता पिता का आदर और सम्मान करने वाला बनाते हैं। इनकी पत्नी भी जो आएंगी वो इसी तरीके की आएंगी, क्योंकि पत्नी भाव में 11 नंबर की राशि का बनना, शनि की कुंभ राशि का बनना, और जाकर के वो शनि गुरु और चंद्रमा के साथ 10वें स्थान में बैठे हैं नवमांस में। इस वजह से पत्नी जो होंगी वो कर्म को कराने वाली, कार्मिक होंगी और प्रैक्टिकल भी होती हैं, ये बात बनती है। इनकी कुंडली में सर्वाधिक जो श्रेष्ठ राशियां होती हैं उसके आधार पर अगर बता दूं तो इनकी कुंडली में सर्वाधिक जो श्रेष्ठ राशि होगी वो मिथुन राशि होगी। मतलब मिथुन राशि से संबंधित व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, और मिथुन राशि से या मिथुन राशि के लोगों के साथ या फिर धनु राशि के लोगों के साथ व्यक्ति अच्छे तरीके से संबंध बना सकता है। कर्क राशि भी बहुत अच्छी होगी और कन्या राशि भी बहुत अच्छी राशि बनती है। एक राशि और जो इनकी कुंडली में बहुत अच्छी बन सकती है वो बन सकती है इनकी कुंडली में मीन राशि। एक और ये राशि जो अच्छी बनती है, तो इनकी कुंडली में टोटल अगर देखता हूं तो 3 राशियां बहुत अच्छी बन रही हैं। एक मीन, दूसरी मिथुन, तीसरी कर्क और चौथी कन्या। ये 6 राशियां, अगर व्यक्ति इन राशियों के शहरों में जाकर के अगर कोई भी काम करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, ये बात बनती है। दाम्पत्य आगे बेहतर रहने वाला है। आत्मविश्वास को कमजोर ना होने दीजिएगा, आपकी कुंडली बहुत अच्छी और बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कल नहीं, कल रविवार है और दुर्गा पूजा की दशमी तिथि है, तो मेरे यहाँ कल पूजा होगा, तो मैं उसमें थोड़ा व्यस्त होऊंगा। तो आप लोग सोमवार को अब आइएगा। सोमवार से पहली कुंडली लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा और अगले तक लगातार कुंडलियों का विश्लेषण होगा। तो मिलते हैं अब सोमवार को। मुझे छुट्टी दे दीजिए एक दिन के लिए, परसों दिन मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग दुर्गा पूजा अच्छे से मनाइए, खुश होकर के मनाइए, प्रसन्न होकर के मनाइए। इस दौरान आप समस्त प्रकार की आकांक्षाएं इस एक दिन में ही पूरी हो जाएं। नमस्कार।